वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस पर ये एक वन शॉट वीडियो है। यहाँ पर हम इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को बेसिक कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे एंड उन पर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें रिलेशन की। तो एक रिलेशन क्या होता है? अब हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, जैसे मदर, ब्रदर, सिस्टर, फादर। ये सब क्या है? ये फैमिली रिलेशंस हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे रिलेशंस की तो बात हो नहीं रही है। यहाँ पर हम रिलेशंस की बात करेंगे दो सेट्स के अंदर, उनके बीच में जो लिंक उन्हें जोड़ता है उसको हम रिलेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे दो सेट भी रखे हैं। ये सम सेट ए है, ये सम सेट बी है। जैसे मैं इन्हें कुछ नाम दे देता हूं। सेट 1 में 1 2 3, यहां पर 4 5 6 एलिमेंट है। अब सेट्स के बीच की रिलेशन की बात हो रही है, तो जैसे मैं कहूं कि जो यहां पर ये 1 प्रेजेंट है, ये किस किस के साथ रिलेशन बना सकता है? 1 आपका रिलेशन बना सकता है 4 के साथ, 1 बना सकता है 5 के साथ, 1 बना सकता है 6 के साथ। और इनका जो रिलेशन बनता है उसे ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखा जाता है। यहां पे लिखते हैं R इज इक्वल टू में, यहां पे 1 ने किसके साथ बनाया? 4 के साथ। 1 बना सकता है 5 के साथ, 1 बना सकता है 6 के साथ। और आप यहां पे देखें 2 किस किस के साथ बना सकता है? 2 बना सकता है 4 के साथ, 5 के साथ एंड 6 के साथ। तो हम यहां पर लिखें 2,4, 2,5 एंड 2,6। और हम बात करें 3 की, तो 3 भी 1 के साथ, 2 के साथ और 4 5 6 के साथ। 3,4, 3,6, 3,5 एंड 3,6। जब हम बात कर रहे हैं कि ए से बी रिलेशन, तो ए से बी आपके ये ही रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। तो ये जो आर है वो बेसिकली क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस है। तो हम यहां पर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका पार्ट है दैट इज आर, ये किसके इक्वल है? ये ए क्रॉस बी के इक्वल है। अगर आप ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो यही वाला सेट आपको मिलने वाला है। तो मतलब हम यहां से समझे कि जो रिलेशन होता है ना, वो आपका या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर उसका एक सबसेट होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी जो है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। यानी ए से बी पर जितने भी रिलेशन बन सकते हैं उन सभी पॉसिबल रिलेशंस का जो सेट है वो आर है, वो ए क्रॉस बी है। इसमें वो सारे रिलेशंस प्रेजेंट हैं। अब जैसे रिलेशन को लिखने के दो तरीके होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। जैसे मैं एक आर रिलेशन डिफाइन करता हूं कि x कॉमा वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे सच दैट जो y है वो x प्लस 3 होगा, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। और ये कौन सी फॉर्म है हमारी? दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये रिलेशन को लिखने की है सेट बिल्डर फॉर्म। आप यहां समझें कि जो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये एक रिलेशन हमने यहां पर बना दिया है। अब आप इसे कैसे करेंगे? एक तो तरीका है कि आप ए क्रॉस बी निकाल दें और फिर उसमें से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो निकाल दो, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू में देखिए एक्स कहां से है? ए से ले लो, पहला एलिमेंट 1 है, एक्स को यहां रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, 1,4। एक्स को 2 लोगे तो y आ जाएगा 5, 3 लोगे तो ये आ जाएगा 6। दिस इज आर। और आप आर को देखें तो वो इसका एक सबसेट है। यानी आप कह सकते हो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और यही इसकी डेफिनेशन है कि जब आर से ए टू बी रिलेशन डिफाइंड है तो जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का ही क्या होता है? एक सबसेट होता है। वो इसके बराबर भी हो सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या केवल ए से बी, बी से सी ऐसे ही रिलेशन बनाए जा सकते हैं? नहीं, आप किसी सेट खुद पर भी, मतलब हम कहें कि किसी सेट
पर खुद भी आपका क्या है, एक रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है। जैसे हम कहें कि RA to A, कि ए से ए पर भी रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है। उस केस में जो आर है वो किसका सबसेट होगा, वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो आप समझे कि किसी सेट से दूसरे सेट पर या किसी सेट से अपने ऊपर भी एक रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है कि किसी भी सेट में, या फिर क्या कहें कि किसी भी, हम कहें कि हमारे पास दो सेट दे रखे हैं, लेट्स से नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। अब ध्यान से देखें कि मैं कह रहा हूं कि ए से बी पर कितने पॉसिबल रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। आप यहां समझो कि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, और किसी भी सेट के, मान लो कोई ए सेट है उसमें n एलिमेंट है, इसके सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं, 2 की पावर n सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, इसके सबसेट बनाए जा सकते हैं 2 की पावर n m a क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट हैं 2 की पावर में इतने सबसेट, यानी 2 की पावर n a क्रॉस n b, ऐसा भी लिख सकते हैं। इतने आपके रिलेशंस A to B बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हम एक और रिलेशन चलो यहां पर डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो सम R, और हम टाइप ऑफ रिलेशंस की बात कर रहे हैं, x कॉमा y सच दैट x is less than y and x belongs to A and y belongs to B। ये रिलेशन के बारे में हमने पढ़ लिया कि रिलेशन A क्रॉस B का एक सबसेट होता है, कितने पॉसिबल रिलेशन बनाए जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके टाइप्स पर, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पर। तो उसमें हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि x कॉमा y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, एंड जो x है वो लेस देन y होगा, और x a से y b से आपका बिलोंग करता है। तो इसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे जिसमें जो पहले वाला एलिमेंट है वो दूसरे से छोटा है। तो यहां पर आप समझे, देखिए जरा कौन कौन इसमें आ रहा है। 1,4 इसमें आ जाएगा क्योंकि 1 4 से छोटा है, 1,5 आ जाएगा, 1,6 आ जाएगा, 2,4 आ जाएगा, 2,5 आ जाएगा, 2,6 आ जाएगा, 3,4 आ जाएगा, 3,5 एंड 3,6। अगर आप इसे ध्यान से देखें इस वाले रिलेशन को, तो ये आपका एग्जैक्टली ए क्रॉस बी के इक्वल है। तो आप बोले सर क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। इस टाइप का रिलेशन, कि जब रिलेशन जो है वो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। दिस इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब जब रिलेशन पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल बन रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब दूसरे टाइप का रिलेशन पढ़ते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट, यहां पे लिख देते हैं हम x इज ग्रेटर देन y एंड x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ये हमने लिख दिया कि जो x है वो बड़ा है y से। अब आप देखो कि क्या यहां पर कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें पहली पोजीशन, या फिर कहें कि जो x है वो y से बड़ा हो? कोई भी नहीं है। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब कुछ भी नहीं आने का मतलब है ये एक ऐसे टाइप का रिलेशन है जिसमें कुछ भी नहीं आता, और इसको हम कहते हैं वॉइड रिलेशन, और आई मस्ट से एम्प्टी रिलेशन। ऐसे टाइप के रिलेशन को हम वॉइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कह रहा है हमसे, कि जैसे हम कहते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए कॉमा ए आर में होना चाहिए। हम यहां पे कह रहे हैं कि जो ए है वो आपका ए के अंदर है, तो ए कॉमा ए आर में होना चाहिए। मतलब एक ऐसा रिलेशन जहां पर एलिमेंट्स केवल अपने आप से रिलेशन रखें। जैसे फॉर एग्जांपल आर ए टू ए, मैं एक सेट ले रहा हूं, मतलब ए से ए पर, और यहां पे है 1 2 3, और आर के अंदर केवल ऐसे एलिमेंट आ जाएं 1,1 2,2
एंड 3,3, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, मतलब हर एलिमेंट केवल अपने आप से ही रिलेशन रख रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम सभी सेट पर बात करेंगे जो ए टू ए डिफाइंड है, थोड़ा इजी रहेगा समझने में आपके लिए। तो यहां पर हम कहें कि फॉर ऑल A belongs to A, there exists A, A belongs to R। मतलब ऐसा रिलेशन कि जहां पर हर एक A के लिए जो A में है A, A टाइप का एलिमेंट R में हो जाए तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप बोले सर यही बात आपने आइडेंटिटी में कही थी और यही आप यही कह रहे हो, तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि आइडेंटिटी में केवल यही होते हैं और रिफ्लेक्सिव में ये होने चाहिए, इसके अलावा कुछ और हो जाता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं कि हमारे पास ए है 1 2 3 और आर एक रिलेशन है हमारे पास 1, 1 2, 2 3, 3 एंड सम यहां पे एक और एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इस केस में ये रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि यहां 1, 1 2, 2 3 प्रेजेंट है, बट ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहां पर ये वाला पार्ट प्रेजेंट है। आइडेंटिटी कहता है कि केवल खुद के साथ रिलेशन रखना है, बाकी किसी के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो दैट इज आइडेंटिटी एंड दैट इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, आसान शब्दों में आप समझें तो फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट, मतलब यहां पर होता है, या फिर आप लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट B, A बिलोंग्स टू R। मतलब हर एक जो रिलेशन बना हुआ है A, B के लिए उसका रिवर्स B, A उसका उल्टा वहां पर यदि प्रेजेंट है तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं आपका सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन हमसे क्या कहता है कि फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। आप समझेंगे कि A, B इसका एंड पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और यदि A, C R में हो जाता है सो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। आई रिपीट माय वर्ड्स कि A, B R में है, B, C, तो A, C भी अगर R में होता है हर किसी के लिए तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक as well as transitive, then this relation is equivalence relation. This relation is equivalence relation. तो एक रिलेशन अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहता है तो उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, या फिर इसका रिवर्स हो जाए, कोई क्वेश्चन आपसे कहे कि किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कर दीजिए तो उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, तभी वो आपका क्या हो सकता है, इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा। नाउ अब रिलेशन पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं टू प्रैक्टिस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट R be the relation in the set 1 2 3 4 given by R। आपको ये बना बनाया रिलेशन दे रखा है, prove that R is reflexive and transitive but not symmetric। ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो है बट ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं फोर रिफ्लेक्सिव। फोर रिफ्लेक्सिव करते हैं, जरा चेक करिए कि यहां पर 1 है तो यहां पे 1, 1 है, यहां पे 2 है तो यहां पे 2, 2 है, 3 है तो यहां पे 3, 3 है, एंड यहां पे 4 है तो 4, 4 है। मतलब हर एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन है। अब इसको लिखेंगे कैसे जनरल फॉर्म में, जरा देखिए। आप बोलोगे फॉर एवरी या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट
A कॉमा A बिलोंग्स टू R, सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो R रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर एक उस A के लिए जो A में है आपका A कॉमा A टाइप का एलिमेंट R में प्रेजेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर सिमेट्रिक। अब सभी का उल्टा होना चाहिए 1,2, इसका उल्टा क्या होना चाहिए 2,1, बट वो यहां प्रेजेंट नहीं है। जब आपको दिखाना है कि वो है तो फिर आप लिखोगे जनरल डेफिनेशन, और अगर आपको दिखाना है नहीं है तो कोई एक कंडीशन बता दो जिसकी वजह से वो नहीं है। तो आप लिखेंगे, आप बोलोगे हेयर 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 does not belongs to R, so R is not symmetric। इसी वजह से जो R है वो आपका सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो हुआ है बट सिमेट्रिक नहीं है। फोर ट्रांजिटिव करते हैं इसको। यहां पे देखिए, अब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए ना आप ऑर्डर्ड पेयर्स को बारी बारी चेक करेंगे। जैसे मैं यहां से कहता हूं 1,2 को चेक कर लो। अब 1,2 तो आप ढूंढ लो 2,2 से स्टार्ट होने वाले, देखिए 2, तो फिर 1,2 क्या यहां पर प्रेजेंट है? बिल्कुल। अब कोई 2 से स्टार्ट होने वाला है? नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो आपका ट्रांजिटिव हो गया। अब जो ये है 1,1, मतलब जो खुद से रिलेशन रखते हैं ये तो ट्रांजिटिव होते ही हैं आपके, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ये सब ट्रांजिटिव होते हैं आपके। इसके बाद बात करो 1,3 की, तो 1,3 3 से स्टार्ट होने वाला ढूंढ लो, 3,2 1,2 यहां पर प्रेजेंट है, यानी ये वाला भी ट्रांजिटिव है। 3,2 और यहां पे 2 है, 2,2 तो 3,2 भी यहां पर प्रेजेंट है, यानी ये भी ट्रांजिटिव है आपका। तो अब आप लिखोगे जनरल डेफिनेशन, फॉर ऑल A, B belongs to R and B, C belongs to R, there exists A, C belongs to R, so R is transitive। तो जो R है वो आपका क्या है? ट्रांजिटिव है। और यही हमें शो करना था कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है एंड ट्रांजिटिव है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। एक तो होता है इस तरीके से चेक करना, एक ऐसा भी है कि हम क्वेश्चन को जनरली लिख के बता देते हैं। जैसे ये वाला रिलेशन दे रखा है B इज डिविजिबल बाई A, एक तो तरीका ये है कि आप इस R को बना लो, या फिर दूसरा हम जनरली इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव आप यहां कंडीशन को समझ लें कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर यहां पे आता है। जब दूसरे वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से डिवाइड हो जाए वो ऑर्डर्ड पेयर यहां पे आता है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि A, A होना चाहिए उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है कि A जो है वो A को तो डिवाइड कर ही देगा। कोई भी जो नंबर है वो अपने आप को तो कंप्लीट डिवाइड करता ही है, तो हम यहां पे लिख देंगे फॉर ऑल A बिलोंग्स टू द सेट A। यहां पे आप लिखोगे A इज डिविजिबल बाई A, कि जो A है वो A से डिवाइड हो जाता है, तो जो A, A है वो कहां हो जाएगा? R में हो जाएगा। हर एक A के लिए यहां पे A, A टाइप का एलिमेंट R में आएगा, सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो जो R है वो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। एंड इसके बाद फोर सिमेट्रिक। आप ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे मैं मान लो एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेता हूं आपका, कि जैसे 1,4, तो यहां पर सिंपल सी बात है कि 1 जो है वो 4 को डिवाइड कर देगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 4,1, बट जो 4 है वो 1 को डिवाइड नहीं करेगा। कुछ केस में ऐसा हो जाएगा कि उसका रिवर्स उसको डिवाइड कर देगा, बट लेकिन हर केस में पॉसिबल नहीं है। तो हम यहां मान लेते हैं कि लेट A, B बिलोंग्स टू R, या फिर आप एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो, एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो यहां पे, क्योंकि नहीं है ये, आप बोलोगे हेयर 1,4 बिलोंग्स टू R। आप बोलोगे 4 इज डिविजिबल बाई 1। क्यों है? क्योंकि जो 4 है वो आपका डिविजिबल है किससे? 1 से, बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। जो 1 है
वो 4 से डिविजिबल नहीं है आपका, तो यहां पे आपका 4,1 आर में नहीं होगा। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। या फिर आप जनरली भी इसे लिख सकते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर दैट बी इज डिविजिबल बाई ए, विच डज नॉट इंप्लाई कि ए इज डिविजिबल बाई बी। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ए जो है वो बी से डिविजिबल होगा। तो फिर आप कह सकते हैं कि बी ए कॉमा बी तो है लेकिन बी कॉमा ए आर में नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। फोर ट्रांजिटिव कर लेते हैं हम इसको, फोर ट्रांजिटिव। देखिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब ध्यान से देखिए, ए कॉमा बी के आर में होने का मतलब क्या है, ए बी इज डिविजिबल बाई ए, इसका मतलब ये है बी इज डिविजिबल बाई ए, एंड इसका मतलब है सी इज डिविजिबल बाई बी। अब आप समझिएगा जरा यहां पे, बी जो है वो ए से डिवाइड हो जाता है, मतलब जो बी है वो ए का मल्टीपल है। सी जो है वो बी से डिवाइड हो जाता है, यानी सी जो है वो बी का मल्टीपल है। तो इनडायरेक्टली ए सी जो है वो ए का मल्टीपल हो गया। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं 1,2, यहां पे लिखता हूं 2,4। 1 2 को डिवाइड कर देता है, 2 4 को डिवाइड कर देता है, तो 1 4 को भी डिवाइड कर देगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो विच इंप्लाइज सी इज डिविजिबल बाई ए। इसका मतलब ये है कि जो सी है वो ए से डिवाइड हो जाएगा। सो विच इंप्लाइज कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव, यानी कि जो आर है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। तो ये था जनरल तरीका किसी भी क्वेश्चन को करने का। अब हमने रिलेशन पढ़ लिया, उसके टाइप पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। ना अब हम देखते हैं फंक्शन। जो फंक्शन है वो क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है जिस पर हम कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, यानी कि एक रिलेशन पर ही अगर हम कुछ कंडीशंस लगा दें तो वो फंक्शन बन जाता है। कैसे? जैसे मैं कहता हूं कि एक रिलेशन डिफाइंड है आपके पास एफ, हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया एफ, यहां पर ए से बी हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया एफ, और इसके अंदर है ए बी सी डी, और यहां पर है आपका 1 2 3 4। अब यहां पर आप समझें कि हम कह रहे हैं कि आपका जो ए है वो किसके साथ रिलेशन रखता है, 1 के साथ, बी किसके साथ रिलेशन रखता है, 2 के साथ, सी रखता है 3 के साथ, और डी किसी के साथ रिलेशन नहीं रखता। अब आप समझो कि मैं एफ को यदि लिखना चाहूं तो वो कैसे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 बी कॉमा 2 सी कॉमा 3, ऐसे लिखेंगे। तो हम आपसे कहें कि क्या ये फंक्शन है, अब फंक्शन की कंडीशन क्या कहती है? पहली, अगर हम आपसे कहें कि यहां इसकी डोमेन लिख दो, तो भाई रिलेशन की डोमेन क्या होती है? वो पहले सेट जो पहली पोजीशन पर प्रेजेंट है, यानी ए बी और सी, ये इसकी डोमेन हो गई इस एफ रिलेशन की। तो फंक्शन की पहली कंडीशन क्या कहती है कि डोमेन ऑफ एफ जो है ना वो उसका पहला सेट होनी चाहिए, यानी रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है तो फंक्शन की जो डोमेन है वो पूरे वाला एलिमेंट होना चाहिए, मतलब इस डी को भी किसी ना किसी के साथ रिलेशन रखना पड़ेगा। अब जब डी किसी के साथ रिलेशन रख लेगा तो डोमेन जो है उसमें डी भी ऐड हो जाएगा, तो डोमेन उस ए के इक्वल हो जाएगी। यानी अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है तो उसकी डोमेन ए होनी चाहिए, मतलब उसका हर एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेशन रखना चाहिए। यही बात हमने दूसरे में लिखी है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिक्वली एफ रिलेटेड टू बी, वो किसी ना किसी से क्या होना चाहिए? आपका रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद थर्ड कंडीशन कहती है नो टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ बी हैज ए प्री इमेज इन ए, कि दो एलिमेंट्स की एक प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कि ये मान लो ए बी सी, ये 1 2 3 आपका, जैसे मान लो फंक्शन में हम रखते हैं 1 आपका, या फंक्शन में हम रख रहे हैं ए, तो हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो 1 इज इमेज ऑफ ए, इस 1 को हम क्या कहते हैं? इस ए की इमेज, और इस ए को क्या कहते हैं हम?
प्री इमेज ऑफ वन। ये ए की जो इमेज है वो वन है और वन की प्री इमेज ए है। अब ये थर्ड कंडीशन कह रही है कि यहां के दो एलिमेंट्स के लिए एक प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां एक एलिमेंट को फंक्शन में रखने से दो वैल्यू हमें मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है कि ए को रखा और 1 और 2 मिल गए। तो यही है कि इन दो की एक प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। उल्टा इसका हो सकता है कि यहां के दो यहां के एक से मैप कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अब इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए कैसे, कि नो टू और मोर ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एफ हैव सेम एलिमेंट इन फर्स्ट पोजीशन, या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और हम कह सकते हैं फर्स्ट पोजीशन। इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पर, कि पहली पोजीशन पर आपका दो एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। मतलब a,1 और a,2 ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां पर केवल एक से होना चाहिए। अब इसको ना एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल रहने वाला है। मान लो यहां पे एक ए सेट है, यहां पे एक बी सेट है, यहां से यहां कोई रिलेशन हमने एफ डिफाइन कर दिया, तो यहां पे हम मान रहे हैं सन, सन जिसको हम कहते हैं हिंदी में पुत्र, और यहां पे मान रहे हैं हम फादर जिसको हम कहते हैं पिता। अब ध्यान से समझिए कि मान लीजिए यहां पे ए बी सी है, यहां पे आपका सम डी ई एफ है। तो आप ऐसा समझें कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर एक ए एलिमेंट का, देखिए ए और बी का डी से रिलेशन हो सकता है, यानी कि एक सन के दो सन का एक फादर हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक पिता के दो बेटे हों, तो ये दो इससे रिलेट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक दो से रिलेशन रख दे। देखिए सी ई और एफ से रिलेशन रख ले, इसका मतलब क्या है कि एक पिता के एक पुत्र के दो पिता हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक पुत्र के दो बायोलॉजिकल फादर्स हों। और यहां पर ऐसा भी नहीं हो सकता, देखिए अगर सी को छोड़ देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि किसी पुत्र का कोई फादर ही ना हो। अब ऐसा हो सकता है कि वो एक्सपायर हो गए हो या फिर कुछ मिसहैपनिंग हो गई हो, लेकिन फादर सभी के होते हैं। तो सी को भी किसी ना किसी से रिलेशन रखना पड़ेगा। तो फंक्शन के लिए ये बेस्ट एग्जांपल है कि आपका यहां के दो एक से रिलेट कर सकते हैं, यहां का एक दो से रिलेशन नहीं रख सकता। आप इधर सम को समझे, दो से रिलेशन दो फादर, वो नहीं हो सकता। तो वो आप उस केस में रिलेशन हो जाएगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो अगर कोई रिलेशन इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो आपका क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब टाइप ऑफ फंक्शंस को हम पढ़ेंगे एरो डायग्राम की मदद से। सबसे पहला वन वन फंक्शन। आप समझे कि मान लो आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, यू हैव अ फंक्शन ए टू बी, आपका फंक्शन डिफाइंड है। यहां पे है ए बी सी 1 2 3। तो ऐसा फंक्शन जहां पे हर एलिमेंट जो है वो यूनिकली रिलेटेड हो, यानी हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज एग्जिस्ट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका वन वन फंक्शन कहेंगे। लेकिन जब जनरल फॉर्म में इसको प्रूव करना आता है तो ये जब फंक्शन बना बनाया दे रखा है तब तो ये हो जाता है। लेकिन जनरल फॉर्म में हम कैसे करते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसमें से, इस वाले पार्ट में से दो x1 x2 मान लेते हैं। इसकी इमेज होगी fx1, इसकी इमेज होगी fx2। फिर हम क्या कहते हैं कि जो fx1 और fx2 है वो आपके एक ही हैं, तो ये दोनों एक से रिलेट कर जाते हैं। तो इसको वन वन होने के लिए क्या है कि इन दोनों को इक्वल कर दूं तो एक एलिमेंट की एक इमेज हो जाएगी और फंक्शन वन वन हो जाता है। तो मतलब आप क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट x1 x2 belongs to a domain such that कि जो fx1 है
वो आपका fx2 के इक्वल है। और फिर यहां से यदि मैं ये रिलेशन निकाल देता हूं कि जो x1 है वो भी x2 के बराबर है, तो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाता है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए और फंक्शन 1 1 हो जाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। इसको ना एक और नाम होता है, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन भी हम इसको कह देते हैं, ऑन टू फंक्शन। और इसका भी एक और नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। अब सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है ए बी, यहां से यहां एफ फंक्शन डिफाइंड है और यहां पे है सम ए बी सी और यहां पे 1 2 3। यहां के हर एलिमेंट के लिए, यहां के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। और अगर यहां कोडोमेन, जो ये कोडोमेन है, इसके हर एलिमेंट के लिए यहां पे एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो फंक्शन आपका ऑन टू हो जाता है। और इसको चेक करने के लिए एक और कंडीशन आप कह सकते हो, देखिए अगर मैं इस एफ को यहां पे लिखूं, इस एफ को यहां पे लिखूं तो वो है a,1 b,2 एंड c,3। और अगर मैं इस एफ की रेंज लिखना चाहता हूं तो इस एफ की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 2 3। तो जो ये रेंज है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इस एफ की जो रेंज है वो बी कोडोमेन के इक्वल आ रही है। और जब ऐसा केस आ जाए कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो, तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। आप समझो ना यहां पे कि रेंज के कोडोमेन के इक्वल होने का मतलब क्या है। रेंज है ये वाले एलिमेंट, अगर वो सभी से कवर्ड है, मतलब कोई ना कोई उनसे मैप कर रहा है आके, तो वो रेंज में आ जाएंगे। रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गई है, मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज है। तो अगर रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है, तो भी फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है इनटू फंक्शन। मान लो हमारे पास क्या है, यहां पर फंक्शन डिफाइंड है, यहां पे है ए बी सी, यहां 1 2 3 4, A1 से B2 से C3 से। अब यहां पे इस कोडोमेन बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट रह जाए जिससे कोई भी मैप ना करे, तो यहां पे कह सकते हो एक ऐसा एलिमेंट जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं आपका इनटू फंक्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या है कि ऐसा फंक्शन, मान लीजिए यहां पे a टू b एक फंक्शन डिफाइंड है, यहां a b c d, यहां 1 2 3, a b1 से b b1 से c2 से, मतलब यहां के दो एलिमेंट्स के लिए एक ही प्री इमेज मिल रही हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। अब इन फंक्शंस को ही मिलाकर के हम और फंक्शंस बना लेते हैं। जैसे सबसे पहला हम बना लें 1 1 मैनी वन फंक्शन। यहां पे हम बना लें आपका मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। अब क्या है कि फंक्शन, अब देखिए सिंपल सा है, मैनी वन भी है ऑन टू भी है, मतलब फंक्शन मैनी वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। जैसे ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, ए बी सी डी 1 2 3, यहां पे ए यहां पे बी, एफ फंक्शन डिफाइंड है। तो यहां पे देखिए ये मैनी वन हो गया और यहां के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल रही है, तो ऑन टू हो गया, तो मैनी वन ऑन टू। इसके बाद हम अगला टाइप पढ़ लें, तो जैसे वो हो जाएगा 1 1 ऑन टू। और इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब क्वाइट सिंपल है, 1 1 मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट यूनिक्वली रिलेटेड होना चाहिए, और ऑन टू यानी हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है ऑन टू भी है, उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके बाद हम बात कर लें, यहां पे 1 1 ऑन टू हो गया, मैनी वन ऑन टू हो गया, एंड इसके बाद हम कर सकते हैं 1 1 इनटू फंक्शन, 1 1। अब क्वाइट सिंपल है कि इन दोनों को रिलेट किया है,
मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज वहां पे होनी चाहिए, हर एलिमेंट यूनिक्वली रिलेटेड होना चाहिए, और इनटू का मतलब है कम से कम एक एलिमेंट यहां ऐसा रह जाए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो ये कुछ टाइप के फंक्शंस हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। अब इन पर ही बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। नाउ फंक्शंस पर क्वेश्चन देखिए, ए और बी हमारे पास ये दो सेट दे रखे हैं, लेट एफ बी इन पर एक रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। तो एरो डायग्राम से हम इसे करते हैं, हमें शो करना है कि एफ इज अ वन वन फंक्शन। ये है हमारा ए और ये है यहां पर हमारा बी, और ए में हमारे हैं 1 2 3, बी में है 4 5 6 7। अब ध्यान से देखिए, वन किससे, जो एफ है उस किस तरीके से दे रखा है, 1 4 2 5 3 6। जो 1 है वो किससे मैप कर रहा है, 4 से, 2 किससे मैप कर रहा है, 5 से, 3 किससे मैप कर रहा है, 6 से। यानी F1 जो है वो 4 है, F2 जो है वो 5 है, F3 जो है 6 है। हर एलिमेंट की यूनिक इमेज आ रही है, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिकली रिलेटेड है। तो आप कहेंगे कि F इज 1 1। आप बोलेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ A is uniquely related to B, uniquely related to B, so F is 1 1। तो जो F है हमारा वो 1 1 यहां पर हो गया है। इसके बाद आता है कि आपसे कहता है कि क्वेश्चन को बाइजेक्टिव प्रूव कर दीजिए। तो बाइजेक्टिव वाले क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, ये F रियल नंबर टू रियल नंबर, जिसकी डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर है, उसको कह रहा है कि बाइजेक्टिव कर दीजिए। तो बाइजेक्टिव का मतलब पहले आप उसे 1 1 प्रूव करेंगे, ऑन टू प्रूव करेंगे, और जब वो दोनों हो जाएगा तो आप कहेंगे कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो गया है। तो यहां पर सबसे पहले हम उसे करते हैं 4 1 1। अब हमने आपको बताया था कि 1 1 प्रूव करने के लिए क्या है, हम दो एलिमेंट मानते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन। हमने डोमेन से दो एलिमेंट मांग लिए, सच दैट किस तरीके से कि जो fx1 है वो आपका इक्वल है किसके, fx2 के। fx1 किसके इक्वल है, fx2 के इक्वल है। अब अगर मैं यहां से ये रिजल्ट निकाल देता हूं कि x1 x2 के बराबर है तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। fx1 क्या बनेगा मेरा, वो बनेगा ax1 प्लस बी, ये बन जाएगा ax2 प्लस बी। b से b कैंसिल हो गया, ax1 इज इक्वल टू ax2, a से a कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो जो x1 है वो x2 के इक्वल हो गया। हमने fx1 को fx2 के इक्वल लिया, x1 x2 के इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं सो f इज 1 1। तो जो हमारा f है वो 1 1 हो गया है। फॉर ऑन टू हम इसे करते हैं, ऑन टू के लिए हमें क्या है, हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो हम fx को y के इक्वल रख लेते हैं। हमारे पास है ax प्लस बी इज इक्वल टू वाई, ax इज इक्वल टू वाई माइनस बी, x इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाई ए। जहां पर a आपका जीरो नहीं है, उसने पहले ही कह दिया कि a जीरो नहीं है, तो ये भी एक रियल नंबर होगा, बिलोंग्स टू द आर, x बिलोंग्स टू आर डोमेन। आप बोलेंगे फॉर एवरी y belongs to R codomain, there exists a x is equal to y minus b belongs to R domain such that, किस तरीके से, आप इसे यहां रख दो fx यहां पे इसके अंदर a इंटू में y माइनस बी अपॉन a, और यहां पे प्लस में b है, a से a कैंसिल हो गया, y माइनस बी प्लस b, तो fx जो है वो किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। यानी हमें अगर फंक्शन में x रखते हैं तो y मिलता है, दैट इज x की जो इमेज है वो y है। तो यहां पर हर एक उस y को रखने पर मुझे उसके लिए एक x प्री इमेज मिल रही है, और जब हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल रही है सो f इज ऑन टू। तो हमने ये भी देख लिया कि कैसे 1 1 ऑन टू प्रूव करेंगे, कैसे इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे। ये रिलेशन एंड फंक्शन का बेस